नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोऑर्डिनेट के कल मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज उस पे बेस हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई थी कि भाई दो लाइनें कैसी हो सकती हैं, तो पैरेलल हो सकती हैं, पहला केस। दूसरा मैंने बताया ये कोइंसिडेंट हो सकती हैं एक दूसरे पर, ठीक है। तीसरा मैंने बताया था कि ये एक दूसरे को काट सकती हैं, है ना। ये तीन केस हमने पढ़े थे। इसके लिए हमने पढ़ा था कि भाई A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, ठीक है, पर C1/C2 के बराबर नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया था कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, पर C1/C2 के भी बराबर होता है, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूं। इसमें मैंने बताया था कि भाई A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसे आप बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कोई एक पॉइंट पे काटना। इसे कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जहां ये एक दूसरे पे टच है, इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसे हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। जब कोई लाइन पैरेलल होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। ये पैरेलल है, कहीं भी नहीं कटेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है कि लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है, मैंने बताया था। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आप लिख रहे हैं, ठीक है, बात समझिएगा। एक दूसरे के ऊपर है तो हमने पढ़ा था A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा, पढ़ा था ना, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। अब इस कंडीशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि A1/B1 बराबर हो गया A2/B2, यानी ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखनी है, ये चीज भी ध्यान रखनी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यानी मैं ये कह सकता था कि भाई जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होगा, जो y वाले का अनुपात है वही x वाले का अनुपात होगा। y वाले का अनुपात कितना है, 2 से 1, यानी आधा हो गया, तो k की जगह क्या रखना पड़ेगा, 6, तभी तो 6 का आधा 3 आएगा। मैं ऐसे भी देख सकता हूं, मैं ये भी देख सकता हूं, ये कितना है 3:1, तो ये भी 3:1 होगा। ये 2 है तो ये 6 आ जाएगा, k की वैल्यू मेरी 6 हो जाएगी। पर मैं ये नहीं लिखूंगा कि भाई आप ये लिख रहे हैं K/3 = 2/1 और फिर सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, ठीक है, ये तो पढ़ा था, ठीक है। साथ के साथ क्या पढ़ा था, साथ के साथ ये भी पढ़ा था कि A1/B1 बराबर होगा A2/B2 के। अगर मैं देखता हूं 6 का दुगना 12 विद माइनस साइन, 2 का दुगना 4 विद माइनस साइन, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कंडीशन मैंने दिमाग में रखी, मैंने आपको बताया कि भाई या तो आप ये दे सकते हैं 2 से 6 हो गया 3 गुना, तो इसको 3 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे भी आंसर आ सकता है। या फिर आप ये देख सकते हैं कि भाई 6 से 12 तो 2 से 4, तो 4 आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि ये 3 बिंदु इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष हैं, यदि ये 3 बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो मैं बनाता हूं पहले इसे, ठीक है। 2 4 2 6, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 2 4 2 6, ये मत देखिएगा कि ये प्लॉटिंग कैसे हुई है, मैंने अपने आप ही लिखा है कुछ भी, 2 + √3 और k, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है कि तीनों साइड बराबर होती हैं, ठीक है, ये कंडीशन होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। यानी अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं,
इसकी लेंथ कितनी आ गई, इसकी लेंथ मुझे सीधा 2 दिख रही है। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इसे सीधा 2 देख पाए। मैंने ये देखा कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो नहीं रहा, वाई कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी यूनिट आ गई, 2 आ गई। आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी 2 आएगा। अब मैं ये बोल सकता हूँ ये जो लेंथ है ये भी 2 होगी और ये जो लेंथ है ये भी 2 होगी। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं ये वाली लेंथ निकालता हूं तो इसमें से ये घटाया तो √3 का स्क्वायर प्लस k-4 या 4 - k, बात एक ही है। k-4 का स्क्वायर बराबर आ गया किसके, 2k स्क्वायर के। ठीक है, अगर आप देखते हैं 3 4 में से 3 गया 1, तो k-4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया किसके, 1 के बराबर आ गया। k-4 किसके बराबर आ गया, 1 के। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो k की वैल्यू जब 5 होगी तब ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू आप 3 भी ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें k की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना, जो ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से आपको आंसर करना होगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका ग्राफ बताना है आपको, ग्राफ का एरिया बताना है। जो ग्राफ आप बनाएंगे ट्रायंगल, ग्राफ पे जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया, ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी तक ना आपने क्या पढ़ा है, एक एक्स एक्सिस पढ़ी है, एक वाई एक्सिस पढ़ी है। ये हमारी खुद की बनाई गई है। हमेशा एक्स और वाई एक्सिस नहीं होगा, पहली चीज दिमाग में ये डालिए। ठीक है, पहली चीज दिमाग में आपको ये डालनी पड़ेगी। देखिए अभी तक आपने ये पढ़ा कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये अल्फा एक्सिस हो गई, ये बीटा एक्सिस हो गई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में है ये एफ एक्सिस हो गई, ये सी एक्सिस हो गई। ऐसा भी हो सकता है ये थीटा एक्सिस हो गई। ठीक है, ये ए एक्सिस हो गई। तो इन एक्सिस का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। बेसिकली क्या है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। मैं क्वेश्चन में देखता हूं 2 एक्सिस है मेरे पास, एफ और सी। ठीक है, एफ एक्सिस और सी एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये आ गया 5f - 9c - 160 = 0। ठीक है, 5f - 9c - 160 = 0। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन बना दी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन बना दी है, 5f - 9c - 160 = 0। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई लाइन x और y की फॉर्मेशन में होती है ax + by + c = 0, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या निकालते हैं, c² / 2ab, ये निकालते हैं, है ना। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, c² यानी 160 का स्क्वायर अपॉन 2 × 5 × 9, ये आ जाएगा। 10 से ये 0 कट गया तो ये कितना आ गया, 2560 अपॉन 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा जो इससे बनेगा। अगर आप ये ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा। बनाना किस तरीके से पड़ेगा, प्लॉटिंग आपको करनी पड़ेगी। मान लेते हैं एक f है, एक c है। ठीक है, c की वैल्यू 0 रखते हैं तो f 32 आ जाता है। c की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, ठीक है, तो उस केस में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो f कितना आ जाएगा, 32। और f की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, ठीक है, तो c कितना आ जाएगा, -160/9, ये आ जाएगा। ठीक है, और आप अगर इसे प्लॉट करेंगे तो -160/9 इस डिस्टेंस पे आएगा 0 और -160/9, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और ये लाइन बन गई। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 032। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं एक्सिस चेंज कर देता हूं।
इसे मैं C कर देता हूं, इसे F कर देता हूं। ठीक है, इसे C कर दिया मैंने, इसे F कर दिया। तो दोबारा से बनाता हूं, एक बार रुक जाइए, दोबारा से बना लेते हैं। F अगर 0 है, ये C है। F अगर 0 है तो C कितना है, -160/9। ठीक है, 0 और -160/9 ये आ गया। ठीक है, C अगर 0 है तो F 32 है। C अगर 0 है तो F 32 है। ठीक है, और ये लाइन बन गई, और ये एरिया आपको बताना है। देखिए ध्यान से, ये लाइन है और एरिया कौन सा बताना है आपको, इसके अंदर वाला। ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 16 आ गया, 2560/9 फिर से आंसर आ जाएगा। एक तरीका है कि आप ये पूरा बनाएं, दूसरा तरीका है कि इक्वेशन देख के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं और उससे आंसर निकालें। इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि भाई ये जगह जगह इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिए। कोई भी अगर लाइन दे रखी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, C²/2AB। कोई भी अगर लाइन दे रखी है तो स्लोप कितना आएगा, -a/b। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे काफी रास्ते आसान हो जाएंगे, ये काम नहीं करना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। देखिए माइनस में रखने की जरूरत नहीं है, एरिया नेगेटिव नहीं आता कभी भी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको बताना है कोई बिंदु है 2 - 5, वो पॉइंट A -35, पॉइंट B 4 - 9, इसको किस अनुपात में बांटेगी, ये आपको बताना है, ये अनुपात बताना है। इसके दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके क्या है, ध्यान से देखिएगा। दो तरीके मैं लूंगा, एक सेकंड रुक जाइए। पहला तरीका मैं यहां ले रहा हूं। फर्स्ट तरीका ये हो गया कि अगर मैं डिस्टेंस ही निकाल लूं, अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूं AP/PB, ये निकालना है मेरे को। AP कितना आ गया, ध्यान से देखिए, 2 - -3 5 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर 10 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, 100 और 25 125, 125 यानी 5√5 मैंने सीधा लिखा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये भी आप लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा मैंने क्या किया। 2 - -3 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -5 -5 -10 का स्क्वायर करूंगा 100 आ गया, 100 और 25 125, 125 का रूट कितना आ गया, 5√5। ठीक है, अब मैं उस पे आता हूं। 4 - 2 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 में से 5 गया तो 4 आ गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 का रूट करूंगा तो 2√5। तो क्या अनुपात आ गया, 5:2 आ गया। यानी ये जो पॉइंट है P, इसे 5:2 में डिवाइड करता है। पहला तरीका ये है कि आप डिस्टेंस से निकाल लें कि ये किस अनुपात में बांटेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हम ये मान लें कि ये K/1 में बांटता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ध्यान हो, mx2 + nx1/m+n। अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूं इसी तरीके से my2 + ny1/m+n, ये कोऑर्डिनेट हो जाता है। और m और n क्या होता है, अनुपात होता है जिसमें बांटता है। ठीक है, तो मैं यहां वही लगाने वाला हूं, 4k, ठीक है, प्लस -3 1 × -3 अपॉन k+1। ठीक है, अपॉन k+1, ध्यान से देखिए, और ये बराबर है किसके, ये बराबर है x कोऑर्डिनेट के, इसके जो कि 2 है। तो मैं सॉल्व करता हूं, अगर 2k और 4k, 2k मिला, ठीक है, ये 2 हो गया और -3,
तो ये 2 और 3 5 हो गया। k की वैल्यू कितनी आ गई 5:2, यानी ये किस में बांटेगा, ये 5:2 में बांट देगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं चाहे तो ऐसे भी निकाल सकता हूं, मैं चाहे तो ऐसे भी निकाल सकता हूं, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। अब देखिए धीरे धीरे करके ना मैं आपको ये भी बताऊंगा कई जगह ऑप्शन का इस्तेमाल भी कैसे करना है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। एक बिंदु C जो है, ठीक है, A और B 13:27 इसे 3:4 में बांटती है। आपको इसके निर्देशांक निकालने हैं ये कि ए बी क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं ए बी ले लेते हैं, या एक्स वाई कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इतनी फॉर्मेलिटी पेपर में करनी नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर मैं देखता हूं कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m इंटू एक्स टू 3 दूनी 6 प्लस n इंटू एक्स वन अपॉन m प्लस n। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना आ गया 10/7। मैं 4 ऑप्शन में से ये देखता कि 10/7 किस में है, वो ऑप्शन में आंसर मार्क कर देता, मैं आगे काम नहीं करता। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध फॉर्मूले पते हैं लगाए चले जा रहे हैं, पूरा सॉल्व करे जा रहे हैं। स्कूल का एग्जाम नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इतना देख के देखिए 10/7 किस में है, वो ऑप्शन आंसर हो गया। मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन में ही 10/7 है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन है जिसमें 10/7 है, पहले वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कई बच्चे बेवकूफी करते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना बहुत जरूरी होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट मोमेंट। ठीक है, वो जब ही लगेगा जब आप क्लास से शुरू करेंगे। जब मुझे पता है यार ये 10/7 है, तो मैं ये कैलकुलेट ही क्यों करूंगा? कैलकुलेट करने की जरूरत है इसे? बिल्कुल नहीं है। अब बेवकूफी नहीं करनी कि 3:2 प्लस 4:1/3 प्लस 4, फिर आंसर आ गया 10/7, फिर अगला निकाल लें। जब ये दिख रहा है कि भाई ये 10/7 है, ये देखिए, ठीक है, ये क्या आ रहा है बस। अब मैं इस पे काम करता हूं। मैंने देखा 3 सत्ते 21, 4 तिया 12, 21 और 12 हो गया 33, और नीचे क्या आएगा 3 + 4 यानी 7, तो 33/7 आएगा। मैं देखता किसमें 33/7 है, उस ऑप्शन को मैं आंसर मार्क कर देता, एक्स कैलकुलेट नहीं करता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पीछे वाला सेम दे रखा हो तो केवल आगे वाला कैलकुलेट करिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो लगातार मैं आपको बताता रहूंगा, ये सब चीजें ध्यान रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू ये और ये। एक सेकंड रुक जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू ये और ये। एक सेकंड, एक क्वेश्चन मिस है मेरे ख्याल से इसमें। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू ये, इससे पहले ना एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है, यदि लाइन 3x + y - 9 = 0, ठीक है, intersect the line joining A13 और B27, तो हमें रेशियो बताना है किस अनुपात में वो काट रही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को, बहुत ध्यान से देखिए, बात समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हर चीज ना समझनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूं कि भाई एक बार अगर समझ आ गया ना, आगे खोल के देखने की भी जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। फिर ध्यान से देखिए क्या मतलब है। ए और बी पॉइंट है, ये रहा, मान लेते हैं ए पॉइंट ये है 13, बी पॉइंट ये मान लेते हैं 27। ठीक है,
एक लाइन बनाई मैंने ये 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक लाइन मैंने ये बनाई, वो इसे काटती है यहां पर, ठीक है। हमें ये बताना है ये किस अनुपात में काटेगी। मान लेते हैं कि अनुपात 1 में ये काटती है, ठीक है। अब बात समझिएगा, बहुत ध्यान से बात समझिए। एक लाइन कभी भी, ध्यान से समझना, एक लाइन अगर कभी भी दूसरी लाइन को काटती है, ठीक है, ये जो शीर्ष आते हैं, ये जो वर्टेक्स आता है, ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे ए और बी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, मैंने लिख दिया जहां पर लाइन कटेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों लाइन की इक्वेशन या समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। बेसिक सी बात है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि वो भी एक पॉइंट होगा जो उस पे पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट दोनों पे पड़ रहा है ना, ठीक है। लॉजिक समझिएगा, जब आप कोई लाइन बनाते हैं, हम क्या करते हैं, y की अलग अलग वैल्यू, x और y की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। यही करा है हमने बचपन में, ग्राफ जब बनाया है हमने ये x कर लिया, ये y कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, पॉइंट 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 करे ये, और उसके बाद क्या करा हमने ये लाइन बना दी, ठीक है। हमने क्या करा, ये लाइन बना दी इन पॉइंटों को मिलाकर, ठीक है। बचपन से जो हमने ग्राफ बनाया ना, वो इस तरीके से बनाया। लॉजिक समझिएगा सब चीजों के पीछे। अब मान लेते हैं आपने एक लाइन और बनाई, एक लाइन और बना देता हूं मैं यहां पर, ये लीजिए एक लाइन और बन गई, ये ब्लू वाली, ठीक है। ब्लू वाली मैं बाद में लूंगा, पहले मैं पॉइंट बनाता हूं। ये पॉइंट बन गए, ठीक है। ये ब्लू वाली लाइन बनेगी अब इनसे मिलकर, ठीक है। लॉजिक समझिएगा। अब भाई ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट मैंने कैसे बनाया था, ये आया कहां से था, ये वैसे ही तो आया था कि जब इसकी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया था तो x और y का एक वैल्यू आया था, वो ये था। और जब इसकी इक्वेशन को सॉल्व किया था x और y का एक वैल्यू आया था, वो ये था, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये दोनों के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि लाइन बनी ही वैसे है, ठीक है। पॉइंट पॉइंट बना के लाइन बनी है, लाइन से पॉइंट नहीं आए, पॉइंट से लाइन आई है, ठीक है। तो वो एक एक पॉइंट मिलाकर ही लाइन बनी है, इसलिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं वापस आता हूं इधर, मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूं। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, mx2 यानी 2k प्लस 7, एक सेकंड रुक जाइए, 2k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। और दूसरा क्या आ गया, 7k, एक सेकंड गलत कर दिया मैंने, टू के प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये निर्देशांक आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए किसके, इस वाले पॉइंट के। अब आपको ये बोला गया कि भाई ये वाला जो पॉइंट है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू रखता हूं मैं 3x, ठीक है, प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी मेरे को ये सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, मेरे को ये सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 3 दूनी 6k और 7k 13k, 13k में से 9k गया तो 4k आ गया, ठीक है। अब नंबर की अगर बात करता हूं तो 3 आ गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 में से 9 गया, 6 में से 9 गया तो कितना आ गया, -3,
इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू क्या आ गई 3/4, तो 3:4 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आपने देखा ये मैंने सॉल्व कैसे किया, मैंने अगला स्टेप नहीं लिखा, मैंने देखा कि अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो के पे क्या फर्क पड़ेगा, 6 के 7 के 13 के 13 में से 9 गया, 4 के मैंने सीधा लिख दिया। फिर मैंने देखा नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 3 और 3 6, 6 में से 9 गया -3, के की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। k:1 लेकर ही करेंगे भाई, सिंपल रहेगा। m और n लेके करेंगे तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, उस रेखा का समीकरण बताइए जो इससे होके गुजरती है। ठीक है, उस रेखा का समीकरण बताइए जो इससे 3x + y - 9 का यूज क्यों नहीं है भाई, उसी से तो इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन किसकी बनी है, 3x + y - 9 = 0। x की जगह डाल दी वैल्यू, y की जगह डाल दी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दो पॉइंट है आपके सामने, एक -1 -2, एक है -5 2। ठीक है, दो पॉइंट है, उस रेखा का समीकरण बताइए जो दो बिंदु से होके गुजरती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उस रेखा का समीकरण बताना है जो दो बिंदु से होके गुजरती है। दो तरीके बताऊंगा इसमें भी। पहला तरीका अपना बेसिक तरीका, बिल्कुल दो बिंदु से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 बराबर हो गया y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक है, इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया y + 2, ये बराबर आ गया कितना 4/-4। ठीक है, और ये आ गया x + 1, 4 से 4 कटा तो y + 2 - x - 1, तो मैं बोल सकता हूं x + y + 1 = 0। ठीक है, x + y + 1 = 0, +1 नहीं +3 = 0, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, यानी ये वो इक्वेशन है जो इन दो बिंदुओं से पास होके गुजरेगी। ठीक है, अब मैं इसमें दूसरा तरीका बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। एक तरीका तो आपने समझ लिया, अब अगर मैं दूसरे तरीके पे आता हूं, मैं इसी को अगले पेज पे लेता हूं। मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये मैंने हटाया, एक सेकेंड, ये मैंने हटाया। मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन से चेक करें। जैसे कि अभी आंसर क्या आया, ये आया x + y + 3 = 0, है ना। ये ऑप्शन में होगा, बिल्कुल होगा ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि आंसर है तो होगा ही होगा। मैं देख लेता हूं। अब भाई ये लाइन की इक्वेशन अगर वो इससे पार होके जाती है तो इनको सेटिस्फाई करेगी, सीधी सी बात है। एक रेखा अगर किसी निर्देशांक से पास होके जा रही है तो उसे सेटिस्फाई करेगी। मैं देखता हूं x + y, ये कितना आ गया -3, -3 में 3 जोड़ता हूं तो 0 आ गया। मैं ऑप्शन से देखूंगा कि पहला कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर केवल एक ही ऑप्शन है, सीधा आंसर आ गया, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं दो इक्वेशन आ गई तो दूसरी आ गई तो दूसरी इससे कट जाएगी। मैं देखता हूं x + y कितना आ गया -3, -3 में 3 जोड़ता हूं तो 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी फिर दूसरा सेटिस्फाई हो गया, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, हालांकि पहले में ही आंसर आ जाएगा आपका। 99% केस बता रहा हूं, 99%। अगर 1% बचता है तो वो इससे आ जाएगा कि भाई ये वाला सेटिस्फाई हो गए, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं कि ऑप्शन से कैसे वेरीफाई करना है और बना के कैसे करना है। आना दोनों चाहिए आपको। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई।
ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, नन ऑफ दिस में भी आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नन ऑफ दिस में बिल्कुल प्लस और माइनस में ही रहते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं एक बात बोलता हूं कि भाई एक इक्वेशन है मेरे को सामने दिख रही है, बात समझिएगा, मान लेते हैं लॉजिकल बात समझिए ना, चीजों को समझिए, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया इसलिए ऐसा करना है। अगर ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है, अगर वो इसे भी सेटिस्फाई करेगी और इसे भी सेटिस्फाई करेगी, लॉजिकल बात समझना, अगर वो इसे भी सेटिस्फाई करेगी इसे भी सेटिस्फाई करेगी, भले ही ऑप्शन में नन लिखा हो, तो आंसर यही होगा। क्यों नहीं होगा? ये मैंने एक ऐसी इक्वेशन लिखी है जो दी हुई इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रही है, मैं चैलेंज कर सकता हूं इस चीज को, अगर नन भी होगा तो भी मेरा आंसर यही रहेगा। ठीक है, नन हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उस केस के अंदर मुझे बस दोनों ही सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे, एक सेटिस्फाई कराने से काम नहीं चलेगा, बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा, पर फिर भी मैं आंसर मार कर सकता हूं। आप लॉजिकली सोचिए यार, एक इक्वेशन दे, ऑप्शन में से 3 इक्वेशन है और एक चौथा नन है, ठीक है, आप ध्यान से सोचिए कि अगर ये 2 कोऑर्डिनेट जो गिवन इंफॉर्मेशन है किसी एक को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो आंसर क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब तक चीजें समझेंगे नहीं ना, आप बनाते रहेंगे। मैं ऑप्शन वाली जो चीज समझा रहा हूं इसलिए समझा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप ये ऑप्शन से भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं चीजों को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसे भी मैं 2 तरीके से बताने वाला हूं। उस रेखा का समीकरण बताइए, ठीक है, उस रेखा का समीकरण बताइए जो इस एक बिंदु इससे होके गुजर रही है 1 4, और जिसका जो ग्रेडियंट है, स्लोप ग्रेडियंट एक ही बात होती है, वो 2.5 है। ठीक है, स्लोप कितना है? 2.5 है। अब पहला तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमने कल पढ़ी थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू m, m यानी स्लोप x माइनस x1। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो y माइनस 4 2.5x माइनस 2.5, ठीक है, और 2.5x माइनस वाई प्लस 1.5 इक्वल टू 0, या मैं बोल सकता हूं 5x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, 5x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 नहीं 13। एक सेकेंड हो जाइए, y माइनस वाई वन, एक सेकेंड पॉइंट देख लेता हूं मैं, पॉइंट गड़बड़ आ रहा है, एक सेकेंड हो जाइए, x माइनस -1 है, एक सेकेंड हो जाइए, ये -1 है। ठीक है, ये -1 है तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया तो ये प्लस आ गया, ये 6.5 हो गया, 6.5 वो भी माइनस का, एक सेकेंड हो जाइए, गड़बड़ हो गई फिर तो, ये 6.5 आएगा वो भी माइनस का, माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 5x माइनस 2y माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। कुछ गड़बड़ आ रही है लग रहा है, वेट, इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू -1 और 4 y माइनस वाई वन हो गया, ये m x माइनस x1 हो गया। ठीक है, 2.5x 2.5 माइनस 6.5, अच्छा इधर लिया है ना मैंने तो प्लस आएगा, बिल्कुल प्लस आएगा। अब देखिए मुझे ये कैसे पता लगा कि गड़बड़ हुई है, हर चीज के पीछे रीजन है। मुझे ये कैसे पता लगा कि आंसर ठीक आया है नहीं आया? अब देखिए पहले क्या आया था, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो एक एक चीज का रीजन होगा आपके पास। ठीक है, और स्पीड भी अपने आप बढ़ेगी। देखिए मेरे को ये लगा जब मैंने इक्वेशन बनाई ना, मैंने 3 लिख दिया था यहाँ पर, मैंने देखा यार ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस पॉइंट को, तो ये आंसर कैसे आ गया?
लॉजिक ये कहता है कि आंसर जब भी हो सकता है जब ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे। वही हमारा अगला तरीका है। अगर मैं सेकंड मेथड पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सेकंड मेथड पे आता हूं, ठीक है, ऑप्शन से चेक करूंगा। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मैं आपकी जगह होऊंगा तो सबसे पहले स्लोप चेक करूंगा 2.5। ठीक है, इक्वेशन क्या आई थी, 5x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट। तो कितना आ गया 2.5। चेक करिए ऑप्शन से कौन सी लाइन ऐसी है जिसका स्लोप जो है 2.5 आ रहा है। जिस ऑप्शन का आएगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 99% केस में इसी से आंसर आ जाएगा, 99% केस में। अगर नहीं आता है तो क्या करना है, हमारे पास लॉजिक तो पूरा है, हम ये देख लेंगे ये इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। 5x यानी 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। 5x माइनस 2y, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ है लग रहा है। 5x माइनस 2, अच्छा ये एक सेकंड रुकिए, प्लस 13 इक्वल टू 0। 5 एकम 5 और 13, गड़बड़ आ रही है, कुछ चेक करना पड़ेगा, रुक जाइए, यहां पर चेक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा -1 है ना, बिल्कुल ये -1 है ना, ये -1 है, ये माइनस कर दिया मैंने। तो -5 -8 प्लस 13 0 आ गया, आंसर वेरीफाई हो गया। बिल्कुल अब ठीक हो, है ना, वो दिख नहीं रहा था मेरे को माइनस। ठीक है, तो यानी तरीके हैं हमारे पास, पूरा कॉन्सेप्ट है बनाने का भी। मुझे ये भी पता है कि बनेगा कैसे अगर मैं डिटेल में बनाना चाहता हूँ। दूसरा मेरे पास एग्जामिनेशन तरीका भी है कि अगर मैं देखता हूँ मेरे पास सामने 4 इक्वेशन है, मैं ये देखता यार इनमें से किसका स्लोप 2.5 आ रहा है, जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। ठीक है, ये किया मैंने। अब मुझे दिख गया कि भाई कौन सी इक्वेशन आंसर हो सकती है 4 में से। हो सकता है 2 ऑप्शन अभी भी मिल जाए, हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू -1 डालूंगा, y की 4 डालूंगा, चेक कर लूंगा किस में आंसर आएगा। कितने लोगों को कंप्लीटली सारी बातें समझ आ गई हैं, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, नहीं भाई ठीक है, अब जो भी सॉल्यूशन कराया मैंने बिल्कुल ठीक कराया है, वो -1 की वजह से दिक्कत हो रही थी। ठीक है, स्लोप 2.5 ही आएगा, माइनस में थोड़ी आएगा, 2.5 ही आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, उस रेखा का समीकरण बताइए जो बराबर इंटरसेप्ट बनाती है। ठीक है, और इससे होके गुजरती है। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने पढ़ाई थी कल लाइन की, आपको लाइन की मैंने बहुत सारी फॉर्मेशन पढ़ाई थी। पहली पढ़ाई थी मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी पढ़ाई थी कि 2 बिंदु से होके गुजरती है अगर वो दे रखी है दोनों बिंदु, 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरी पढ़ाई थी मैंने 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी अगर 1 पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है तो कैसे निकालना है। ठीक है, चौथी हमने पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। उसकी तरह है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। अब ये बोल रहा है a और b इक्वल है, यानी मैं यहां पर भी a रख देता हूं। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूं 3 और -5, अगर x की जगह 3 रखता हूं, y की जगह -5 रखता हूं अपॉन a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है, और अगर a की वैल्यू -2 आ गई तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई अपॉन a यानी -2 था, इधर जाके -2, इधर +2 हो गया।
इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, ये मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर चाहे तो क्या कर सकता है, वो ऑप्शन से कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, ध्यान से समझिएगा। वो ऑप्शन से चेक कर सकता है इन सारी चीजों को। वो ये देखेगा कि भाई सबसे पहले इंटरसेप्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा। इंटरसेप्ट सेम कब आएगा, जब मैं इस चीज को इसके नीचे ले आऊंगा, यहां पर भी और यहां पर भी, यानी इसका जो अनुपात है वो सेम हो। यानी कहने का मतलब है कि इसके साथ भी कुछ ना हो और इसके साथ भी कुछ ना हो। अगर कुछ हो तो वो इक्वल वैल्यू हो। यानी अगर मैं इसे लिखता हूं तो ध्यान से देखिए, एक्स प्लस वाई माइनस 2 हो जाएगा, और मैं इसको इधर ला सकता हूं, एक्स अपॉन माइनस 2 प्लस वाई अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1। ये विजुअलाइज करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि नीचे आ जाएगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, इक्वल इंटरसेप्ट बनेंगे। पहली चीज तो मैं ये देखने वाला हूं। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसी पे ही आपको 4 ऑप्शन मिल गए कि भाई चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें इक्वल है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको क्या करना है, ये देखिए इससे होके गुजरेगा 3 और -5 से। अगर मैं 3 और -5 डालता हूं, 3 - 5 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन मेरी आंसर हो जाएगी। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भाई ये जब खत्म होगा उसके बाद होगा, ध्यान से समझिए। उस रेखा का समीकरण बताना है जो इससे होके गुजरती है और उसका इंटरसेप्ट एक्सिस पर है, यदि उनका सम 14 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से देखना है। पहला तरीका मैं बनाने का ही करूंगा, जो बेसिक तरीका किताबों में होता है। दूसरा तरीका मैं क्या करूंगा, सीधा ऑप्शन से, अगर आपके सामने ऑप्शन हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है, आपको ये पता है पहली चीज। दूसरी चीज आपको जो दे रखी है वो ये दे रखी है, a प्लस बी 14 होना चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है। x की जगह और y की जगह अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो 3/a प्लस 4/b बराबर आ गया किसके, 1 के। ठीक है, अब मुझे नजर जो आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि a की जगह अगर मैं 7 रख दूं और b की जगह भी 7 रख दूं तो सेटिस्फाई हो जाएगा। पहली चीज मुझे ये समझ आ रही है। ठीक है, मुझे ये नजर आ रहा है कि ऊपर 7 बन गया, अगर नीचे भी 7 बन जाए तो आंसर बना जाएगा। दूसरी चीज मुझे जो समझ आ रही है वो ये कि अगर ये आधा आधा बन जाए, यानी इधर 6 रख दूं इधर 8 रख दूं, 14 फिर भी रहेगा। ठीक है, 14 फिर भी रहेगा सम, 14 फिर भी रहेगा सम। ठीक है, तो ये भी वैल्यू संभव है, ये भी वैल्यू संभव है। अगर मैं इक्वेशन निकालता हूं, पहली से निकालता हूं तो क्या आएगा, पहली से निकालता हूं x प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू 1, तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन आ गई। अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 8 इक्वल टू 1, तो कितना आ गया, 8x प्लस 6y। एलसीएम ले लेता हूं, नहीं तो मैं 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये दो इक्वेशन इसका आंसर होंगी, डेफिनेटली होंगी। ठीक है, 200% ये दोनों इक्वेशन इसके आंसर होंगी ही होंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा एक चीज और, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से करता, ठीक है, मुझे पता है a प्लस बी कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, पहली बात। दूसरा कहां से पास हो रहा है, 3 4 से पास हो रहा है, शायद ये बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, 3 4 से पास हो रहा है। इक्वेशन क्या आ गई, दो इक्वेशन थी मेरे पास, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या थी, 3x 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब मैं ना आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, ये तो ऑप्शन में ही होंगी, अपनी इंफॉर्मेशन को ऑप्शन के साथ कैसे कनेक्ट करना है। ध्यान से देखिए, अगर मैं पहली चीज देखता हूं,
मैंने आपसे बोला ये, ठीक है। x की जगह अगर मैं 3 डालता हूं, y की जगह 4 डालता हूं, 3 और 4 7 हो गया, 7 में से 7 गया 0 आ गया। पहले मैंने इसे सेटिस्फाई करा के देखा, हो गया। इसमें देखता हूं, x की जगह 3 डालता हूं, y की जगह 4 डालता हूं, 24 में से 24 गया 0 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका, a प्लस बी 14 होना चाहिए। अगर ये माइनस का है तो नीचे आके क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जाके पॉजिटिव होगा, नीचे आएगा 7 और 7, 7 और 7 हो गया तो 14 आ गया, वेरीफाई हो गया। ये माइनस का है, इधर जाके पॉजिटिव होगा, नीचे आएगा तो 6 और ये 8, 6 और 8 का मतलब ए और बी 14 हो गया, वेरीफाई हो गया। तो केवल इस इक्वेशन को देखने से ही मैं काफी सारी चीजें कर सकता हूं। मेन काम ये है कि क्या आप इक्वेशन उस नजर से देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। अगर मेरी नजर देखे तो मेरी नजर इसमें बहुत सारी चीजें देख पाती है। मेरी नजर ये देख पाती है कि इसके इंटरसेप्ट जो होगा 7 इधर जाएगा तो 7 और 7 उनका सम 14 होगा। मेरी नजर ये देख पाती है जो इसका स्लोप होगा -1/1 -1 होगा। ठीक है। मेरी नजर ये देख पाती है कि इसका जो एरिया बनेगा ट्रायंगल का c²/2ab 49/2 होगा, वो उसका एरिया बन जाएगा। मेरी नजर ये देख पाती है कि ये जो बिंदु है ये x और y में अगर मैं पॉइंट रखता हूं यहां पर तो इसे सेटिस्फाई करेगी 3 और 4, 3 यहां रखूंगा 4 यहां रखूंगा, सेटिस्फाई करेगी। तो ये मेरी नजर है किसी भी लाइन को देखने की, किसी भी लाइन के समीकरण को देखने की। एक लाइन में मैं इतनी सारी चीजें देख सकता हूं और मैं चाहता हूं आप भी इतनी सारी चीजें देखें। बनाएगा कौन एग्जाम में, इतना कौन बनाएगा? ठीक है। पर हर जगह सॉल्यूशन ऐसे ही लिखा होता है, कुछ अलग नहीं होता। पर पेपर में ये चीज नहीं करी जाती, पेपर में जहां जरूरत पड़े वहीं करने की जरूरत है ये। ठीक है। अदरवाइज इसमें सब कुछ दिख रहा है, ऑप्शन से मैच करिए सीधा आंसर आएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। चलिए अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन लिया है मैंने। ओ ए, ये ओ है, ए भी दे रखा है आपको 1 0 और बी दे रखा है 0 1। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं ना इसके अंदर सारी चीजें कराऊंगा आपको। 0 0 सेंट्रोइड सरकम सेंटर इन सेंटर, ध्यान से देखिएगा। इसने तो केवल ये पूछा है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ये मैं पहला क्वेश्चन बना लेता हूं, इसी में दूसरा बना लेता हूं सेंट्रोइड, तीसरा बना लेता हूं सरकम सेंटर, परिकेंद्र। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, केंद्रक। ठीक है। चौथा आ गया इन सेंटर। मैं सारी ही चीजें निकालूंगा इसमें। अंतः केंद्र, ठीक है, ये आ गया। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एक शीट लेता हूं ब्लैंक। अच्छा ये आगे है ही, एक एक करके हैं वैसे सारे। सेंट्रोइड सरकम सेंटर इन सेंटर। सबसे पहले मैं ऑर्थो सेंटर निकलवाता हूं आपको। ठीक है। ध्यान से देखिए, ये एक्सिस बनती है इस तरीके से। ओरिजिन दे रखी है, ए पॉइंट दे रखा है 1 0, बी पॉइंट दे रखा है 0 1। ये ओ है 0 0, ये है 1 0, ये है 0 1, ये बी आ गया, ये ए आ गया। ठीक है। ये क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आप एक्सिस देखिए इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ये एक्सिस है, इसे और खींच लेते हैं, रुक जाइए।
बात समझिएगा, देखिए लॉजिकल है, एवरीथिंग इज लॉजिकल। ये मैंने पॉइंट बना दिए, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, एक एक करके सारे केंद्र निकालने हैं। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, हाँ, ऑर्थो सेंटर की अगर मैं बात करूं, यानी लंब केंद्र, किसी भी समकोणीय त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ बनता है? लंब केंद्र बनता है आपका इस वाली बिंदु पे, राइट एंगल वर्टेक्स पे। तो इसके निर्देशांक कितने आएंगे? इसके निर्देशांक आ जाएंगे 0 0। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। उम, उम, उम। ध्यान से देखिएगा, अब मैं अगले पे आ गया, ये मैंने यहां रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, केंद्रक निकालना है मेरे को। क्या निकालना है? केंद्रक निकालना है, यानी जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ध्यान से देखिए, अगर मेरे को केंद्रक निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, ये जी आ गया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालता हूं तो कैसे निकलेंगे? मैंने पढ़ा था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो गया? 1 हो गया, अपॉन 3। y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो गया? 1 हो गया, अपॉन 3। तो ये मेरे g के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर मैं g की बात करूं तो g मेरा ये आ जाएगा 1/3 और 1/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं, सरकम सेंटर पे। अगर मैं बात करूं सरकम सेंटर की, ठीक है, ये आंसर भी लिखे हुए हैं इसमें, मैं हटा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, सरकम सेंटर कहां होता है, परिकेंद्र कहां पर होता है? ध्यान से देखिए, परिकेंद्र कहां मिलता है हमें? परिकेंद्र मिलता है, सरकम सेंटर मिलता है इसके मध्य बिंदु पर, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, इसके मध्य बिंदु पर क्या होगा? परिकेंद्र होगा, ठीक है। तो अगर मैं परिकेंद्र के कोऑर्डिनेट निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूं m के, वो क्या आएंगे? ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के अगर मैं निर्देशांक निकालता हूं तो क्या आएगा? 1 प्लस 0/2 और 0 प्लस 1/2। तो कितना आ गया? 1/2 1/2 आ गया। ये मेरे किसके कोऑर्डिनेट आ गए? सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, परिकेंद्र के कोऑर्डिनेट आ गए। तो परिकेंद्र यहां पर होता है, वो मैंने उसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र यहां होता है, उसके निकाल लिए। केंद्रक यहां होता है, केंद्रक के मैंने निकाल लिए। अब बचा इन सेंटर, ठीक है। अगला क्या बचा आपका? इन सेंटर। अगर मैं इन सेंटर पे आता हूं, ठीक है, इन सेंटर पे आने से पहले मुझे लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पर लेंथ अगर देखें तो ये 1 यूनिट आ गई, ये भी 1 यूनिट आ गई, ये √2 यूनिट आ गई, ठीक है। अंत्य केंद्र आई निकालना है मेरे को, इसके निर्देशांक निकालने, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? हमने ये पढ़ा था ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो कितना आ गया? 2 प्लस √2, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। ये क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी, और फॉर्मूला क्या था? ax1 bx2 cx3, ठीक है। ax1 bx2 cx3, यानी इसको इससे 0 से, इसको इसके 0 से, इसको इसके 1 से,
यही चीज मैं y के लिए करूंगा, ठीक है, इसको 1 से, इसको 0 से, इसको 0 से, तो ये आ गया। तो ये मेरे इसके कोऑर्डिनेट आ गए i के, तो ये इन सेंटर आ गया i, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। i के कोऑर्डिनेट आ गए 1/2 प्लस रूट 2, 1/2 प्लस रूट 2। ये मेरे चारों केंद्र यहां पर निकल गए हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इससे x कोऑर्डिनेट आएगा, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, अपॉन a प्लस b प्लस c। यहां पर हमने कैसे देखा, जो साइड है उसके सामने वाला x कोऑर्डिनेट, जो साइड है उसके सामने वाला x कोऑर्डिनेट, जो साइड है उसके सामने वाला x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। ठीक इसी तरीके से y के लिए करेंगे। कितने लोगों को ये चारों सेंटर इसके अंदर क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल, हम चाहें तो इसी के अंदर एक्स सेंटर भी निकाल सकते हैं, यानी बही केंद्र। अगर मैं देखूं ये मेरे पास, एक सेकंड रुकिए, ये मेरे पास ट्राइंगल था जिसमें ये 1 ये 1 ये √2 था, ये कितना था 0 0, ये कितना था 1 0, ये कितना था 0 1, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था एक्स सेंटर, हमने पढ़ा था एक्स सेंटर, हमने क्या पढ़ा था, एक ये, एक ये, एक ये, 3 सर्कल आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको I1 देता हूं, इसे I2 देता हूं, I1 कह रहा हूं, E1 E2 E3, एक्स सेंटर है क्योंकि, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं E1 निकालता हूं, जो भी निकालते हैं उसके आगे माइनस आएगा, माइनस ax1, ठीक है। ax1 कितना हो गया, माइनस का आएगा। देखिए सबसे पहले तो नीचे लिखिए, माइनस a यानी -1 प्लस b प्लस c, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से यहां पर भी आएगा -1 प्लस 1 प्लस √2, यानी ये भी √2 हो गया। अब माइनस ax1, a इंटू x1 करूंगा 0 आ गया, b इंटू x2 करूंगा 0 आ गया, c इंटू x3 करूंगा तो 1 आ गया। इसी तरीके से ये भी 1 आएगा। तो E1 के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये आ गए आपके 1/√2, ये भी 1/√2, ठीक है। इसी तरीके से आप E2 भी निकाल सकते हैं, E3 भी निकाल सकते हैं, सभी निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ आ गई होगी। देखिए एक राइट ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको पांचों के पांचों सेंटर निकल के दिखाए हैं, कुछ नहीं किया है, केवल बेसिक फॉर्मूला लगाया और उसी से आंसर निकाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बार मैं कोऑर्डिनेट चेक कर लेता हूं। 2 2 -4 -4 5 -8, तो मीडियन बताना है जो C से जाएगा, ठीक है, उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर एक ट्राइंगल है ये 2 2 -4 -4, ये C है 5 -8, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा आप क्या कह रहा है, उस माध्यिका की लंबाई बताइए जो C से होके गुजरती है। माध्यिका ये बन गई, मान लेते हैं D है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, अगर ये माध्यिका है तो वो इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल करना है, नॉलेज रखनी है, ठीक है। अगर ये माध्यिका है तो ये इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालते हैं -4 + 2, -2/2 यानी -1, तो -1 इसके कोऑर्डिनेट आ गए, मिड पॉइंट आ गया। क्योंकि ये मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब ऐसा नहीं है बार बार प्लस कर रहे हैं, जब सेम ही चीज है तो -1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा। अब मेरे को CD डिस्टेंस निकालना है।
CD डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1, 8 में से 1 गया तो 7 आ गया, 7 का स्क्वायर 49, 5 प्लस 1 यानी 36, 6 का स्क्वायर 49 और 36 हो गया रूट 85। तो ये मेरी CD की लंबाई हो जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। ABC आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये सेंट्रोइड यानी केंद्रक ABC द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्रक कहां पड़ता है? ओरिजिन पर पड़ता है। अगर केंद्रक के मैं शीर्ष निकालता हूं तो क्या मिलेगा? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। एक्स कोऑर्डिनेट भी यही आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी यही आएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखे हैं? 0 0। ओरिजिन क्या होता है? 0 0। यानी मैं बोल सकता हूं A प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। यानी मैं बोल सकता हूं A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। और जब ये 0 होता है तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? ये होता है आपका 3ABC के बराबर। अब अलजेब्रा से उसने क्वेश्चन को कनेक्ट कर दिया तो 3ABC मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख के मैंने बताया जरूर है, पर आपको पॉइंट भी नहीं लगाना। मैं आपकी जगह होता तो मैं सीधा देखता, भाई केंद्रक निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी AB प्लस सी किसके बराबर आ गया? 0 के। तो अगर वो 0 है तो ये 3ABC होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से घर पे देखिए, हमारी वेल विशेस हैं आपके साथ, मेहनत करिए खूब। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना। DEF, ये ABC हम मान लेते हैं, DEF इसके मध्य बिंदु है। D कितना है? 3 माइनस 1। E कितना है? 2 6। F कितना है? -5 7। ठीक है, आपको क्या निकालना है? एक सेकंड रुक जाइए। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का एरिया निकालना है आपको। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा? देखिए ज्योमेट्री में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर मैं इस मिड पॉइंट वाले का एरिया निकाल लेता हूं, उसका 4 गुना करूंगा, ठीक है, 4 गुना करूंगा तो ये एरिया पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो मेन काम मेरा यहां पर क्या है कि पहले मैं इसका एरिया निकालूं, इस वाले का, बीच वाले का। ठीक है, अगर मैं बीच वाले का एरिया निकालता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, हाफ x1 x2 x3 x1, x1 x2 x3 x1, y1 y2 y3 y1। ठीक है, ये मेरे को सॉल्व करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा निकलेगा? DEF। तो हाफ तो बाहर आ गया, इसे मैं सॉल्व करता हूं। 18 माइनस -2 20 आ गया। 18 माइनस -2, ऐसे यहां करूंगा 14 माइनस -30 यानी 14 और 30 हो गया 44। ऐसे यहां करूंगा -5, ये +5 हो गया -21, 5 माइनस 21 यानी -16। ठीक है, ये आ गया आपका। इसे मैं अगर सॉल्व करता हूं 64 में से 16 गया 48, 48 बटे 2 गया तो 24 आ गया। तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा? ABC का एरिया हो जाएगा 24 का 4 गुना। 24 का 4 गुना कितना होता है? 96 होता है। 96 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। नहीं भाई, ये फिगर गिवन नहीं होगा आपको, ठीक है, ये आपको खुद ही बनाना है।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, एक सेकेंड हो जाइए, -3 -2, अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालना है इसमें, तो 1 -1 -1 6। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही अगर निकालना है तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूं, हाफ रखूंगा, -3 1 -1 फिर -3, फिर ऐसे ही -2 फिर -1 फिर 6 फिर -2। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हाफ ये आ गया, आगे लिखता हूं 3 -2 यानी 5, 6 -1 फिर से 5, 2 -2 + 18 20, तो 20 5 25, 25 5 30, 30/2 यानी 15, 15 मेरा आंसर हो जाएगा, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए सबसे बेस्ट यही तरीका रहता है, इसे लिखिए और जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज में पता है दो तरीके लगते हैं, एक तो मैं शॉर्टेस्ट फॉर्मूला आपको बता दिया है मैंने, वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब उससे छोटा फॉर्मूला नहीं है क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, पर ट्रायंगल का एरिया निकालना क्या मजाक बात है क्या? पूरा लिखना पड़ता है, इतना पूरा ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ती है प्लस माइनस की। ठीक है, तो ये तरीका मैं एग्जाम के लिए तो ठीक नहीं मानता। हाँ, क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, हाफ x1 - x3 y x2 - x4 y1 - y3 y2 - y4। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, अगर ध्यान हो तो। ठीक है, वही मैं यहाँ करने वाला हूँ, हाफ करूंगा x1 - x3 -4 -4 यानी -8, x2 - x4 -1, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया, x2 क्या ये है 1 - 2 यानी -1। अब यहां पर ध्यान देना, देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर। y1 क्या है, ये है, y3 क्या है, ये है, तो 2 - 1 1 आ गया, y2 - y4 -1 -5 यानी -6 हो गया, 8 6 48, 48 -1 यानी 49, 49/2 मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो 49/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, लगभग 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और 20 क्वेश्चन में ना आपको पता भी नहीं होगा मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे, मतलब जब आप बुक लेके बैठेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि कराए तो 20 से, पर इससे काफी सारे हो गए, क्योंकि कई तरीके मैंने ऑप्शन से बताए, कई क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट भी ले लिए, जैसे मैंने ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन था उसमें सारे ही सेंटर लगवाए हैं, तो लगभग कंप्लीट वो पैकेज बन गया कि भाई आप कोई भी सेंटर निकाल सकते हैं, आपको तरीका पता है। पर अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बचा है, तो आगे की चीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।